हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं और उस कड़ी में आज हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन-कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं। तो पहली जो लाइन है या पहली जो काल्पनिक रेखा है जिसको हम कह रहे हैं क्या, कर्क रेखा। तो एक रेखा जो गुजरती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, वो गुजर रही है और आपको ये ध्यान रखना है कि कर्क रेखा किन देशों से गुजर रही है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्क रेखा गुजर रही है और देश कौन सा है? देश है मैक्सिको। मतलब ये है कि कर्क रेखा मैक्सिको से गुजरती है। उसके बाद आप देख रहे हैं मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए फिर दूसरा जो कंट्री हमें दिख रहा है वो कौन सा है? बहामास। तो कर्क रेखा सिर्फ इन्हीं दो देशों से ही गुजरती है। दो देशों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ दो देश हैं। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के सिर्फ दो देशों से गुजरती है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पढ़ाया था विषुवत रेखा गुजरती है और उसके नीचे कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर आपको अब तीनों लाइनें दिख रही हैं, अगर मैं समझ के रखूं कि आपको ये तीनों लाइनें दिख रही हैं, कर्क रेखा यहाँ पे हो गई, विषुवत रेखा यहाँ पे हो गई 0 डिग्री और हो गई मकर रेखा ये कौन सी 23.5 डिग्री साउथ में। तो यहाँ से अब अगर आप देखें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी क्षेत्र पड़ेंगे वो सब क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये वो लाइनें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको याद आ रहा हो विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है? विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किन देशों से गुजरती है? तो वो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से। और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से किन देशों से? चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राज़ील से। 4 देशों से गुजरती है मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, 3 देशों से विषुवत रेखा। और अगर हम कर्क रेखा को देखें तो कर्क रेखा गुजरती है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 2 देशों से, जिनके नाम हैं मैक्सिको और बहामास। तो ये 2 देश हैं। जैसे जैसे हम महाद्वीप को आगे कवर करेंगे और इन लाइनों को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे या फॉलो करेंगे कि ये लाइन अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ये जब लाइन आगे बढ़ेगी और कोई आगे महाद्वीप आएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे उसी दौरान। और फिर यहाँ से मैं रिवाइज़ भी आपको करा दूँगा कि हमने कौन सी लाइनें कर रखी हैं। तो आप देख रहे हैं कर्क रेखा है, यही वो लाइन है जो इंडिया से भी गुजर के जाएगी। तो ये हम आगे देखेंगे जब एशिया पढ़ रहे होंगे तब। सो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद एक और लाइन गुजरती है जिसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक रेखा। तो देखिए किन देशों से गुजर रही है। पहला देश तो हम क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर कर रहे हैं तो हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका को ही फोकस में रखेंगे। तो पहला जो देश है वो तो कौन है? यूएसए। देख रहे हैं ना आर्कटिक रेखा। अगर आपको अलास्का ध्यान में नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि नहीं यूएसए तो यहाँ है, तो आर्कटिक रेखा यूएसए से गुजर के नहीं जाएगी। लेकिन आपको अगर ध्यान रहेगा कि अलास्का प्रांत ऊपर है यूएसए का और वहाँ आप देख रहे हैं ये लाइन गुजर रही है, तो इसका मतलब यूएसए से गुजरती है। उसके बाद कनाडा से। और अगर आपको याद आ रहा हो तो यहीं पर एक झील है जिसके ऊपर से ये गुजरती है। इस झील का नाम है ग्रेट बियर झील। अच्छा, अभी झील आपने नहीं पढ़ी है, इसके बाद या उसके बाद शायद है। तो एक झील हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेट बियर लेक, और ग्रेट बियर लेक के ही ऊपर से ये रेखा गुजर के जाती है। फिर आप देख रहे हैं ये गुजर के जा रही है यहाँ से ऐसे, किससे होके गुजर रही है? ग्रीनलैंड से। और ग्रीनलैंड किसका है? डेनमार्क का है। इसका मतलब क्या है? डेनमार्क से भी गुजरती है। तो आप ये भी देख सकते हैं यूएसए से गुजरती है, कनाडा से, डेनमार्क या आप कह लो उसको ग्रीनलैंड। और ठीक आर्कटिक रेखा के
साउथ में पड़ जाता है। कौन सा देश है ये? आइसलैंड। तो ये दक्षिण में पड़ता है आइसलैंड। एग्ज़ाम में कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक रेखा के दक्षिण में पड़ता है, तो वो कौन सा देश है? आइसलैंड है, यूरोपीय एक देश आइसलैंड। तो ये आइसलैंड है। तो ये हमने 2 रेखाएं कवर कर ली। आपको एक तो ध्यान रखना है, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किन देशों से गुजरती है? तो मैक्सिको और बहामास। और आर्कटिक रेखा यूएसए, कनाडा और आप कह लो डेनमार्क या ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, जो 2 लाइनें गुजरती हैं इस महाद्वीप से। अब हमें ध्यान रखना है और नॉर्थ अमेरिका के जो पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी जो चोटियां हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा पेन आप चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं बाउंड्री खींच सकूँ। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल ऐसे ये है यूएसए का अलास्का प्रांत। आपको थोड़ी बाउंड्री दिखे ठीक से, क्लियर रहे, वो मैं बना देता हूँ। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं अलास्का प्रांत है और अलास्का में 2 पर्वत श्रेणियाँ आपको दिख रही हैं। और वो 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए, एक तो इसके ऊपरी हिस्से पे है, मतलब अलास्का प्रांत के एक नॉर्थ में है। उस पर्वत का नाम क्या है? ब्रुक्स पर्वत। तो एक तो पर्वत है अलास्का के नॉर्थ साइड पे, यहाँ पे है। और दूसरा कहाँ पे है? एक है यहाँ पे। तो इसका मतलब अलास्का में 2 पर्वत श्रृंखलाएं, एक उत्तर की तरफ है ब्रुक्स पर्वत, दूसरा दक्षिण की तरफ है, उसका नाम क्या है? अलास्का पर्वत श्रेणी। और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, हालांकि ब्रुक्स पर्वत को भी लेके सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अलास्का पर्वत श्रेणी है, अलास्का प्रांत में ही है। और इसी पे आपको ब्लैक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ये ब्लैक ट्रायंगल, इसका मतलब ये है कि ये हाईएस्ट चोटी को दर्शा रहा है। तो ये मैंने ऐसे बना दिया। और इसका नाम क्या है? माउंट देनाली या माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इसका पुराना नाम था, अब नया नाम इसका हो गया माउंट देनाली। और ये माउंट देनाली या माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब ये जो पूरा कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट चोटी अगर कोई है तो वो है माउंट देनाली या माउंट मैकिनले। और माउंट देनाली या माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रेणी पर है? अलास्का पर्वत श्रेणी पर है। और वो कहाँ पर है? यूएसए के अलास्का प्रांत में आपको मिलेगा। तो अमेरिका महाद्वीप की या नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट देनाली या माउंट मैकिनले। ओके, अब आइए देखते हैं और श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं। एक पर्वत श्रेणी आपको दिख रही है ब्लू कलर में, और ये बिल्कुल किनारे किनारे कनाडा से होते हुए फिर यूएसए में, यहाँ से होते हुए ऐसे गुजर के, तो इसको बोलते हैं तटीय पर्वत श्रेणी। तट के बिल्कुल करीब है तो इसको बोलते हैं तटीय पर्वत श्रेणी। तो ये तटीय पर्वत श्रेणी है। और उसके बाद आपको एक छोटा सा पर्वत नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा रेड कलर में, थोड़ा सा रेड कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है कॉस्केड पर्वत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्केड पर्वत। कॉस्केड पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ले, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है फिर भी आप जान जाइए, कॉस्केड पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कॉस्केड पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट रेनियर है, माउंट रेनियर।
और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है, सियरा नेवादा। ये जो छोटे छोटे पर्वत हैं, इनसे जो सवाल बनेंगे ना, वो सिंपल से ये सवाल बनेगा, कॉस्केड पर्वत किस देश में है। तो आपको बस ध्यान रहेगा कि कॉस्केड पर्वत यूएसए में है। ये आपको यूएसए में दिख रहा है, क्योंकि कनाडा और यूएसए की बाउंड्री अगर आप देखें तो कहाँ पे आपको बाउंड्री मिलेगी, ये देखिए कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री है वो कुछ यूँ है, ऐसे। तो ये कनाडा, ऊपर कनाडा हो गया और ये हो गया यूएसए। तो कॉस्केड पर्वत यूएसए में है और उसके बाद सियरा नेवादा कहाँ पे है, ये भी यूएसए में है। और अगर एक बाउंड्री और देख रहे हैं आप लोग, ये बाउंड्री है, ये मैक्सिको और यूएसए को अलग करती है। तो यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र हो गया यूएसए का और नीचे है मैक्सिको। फिर उसके बाद अगर हम देखें, पर्वत तो हो गए इधर, एक हो गया तटीय पर्वत श्रेणी जो केवल आपको जान लेना है, कनाडा में है, यूएसए में भी है। उसके बाद दो यूएसए में हमने पढ़े, कॉस्केड पर्वत और सियरा नेवादा। कॉस्केड पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ से कनाडा से चलती है और उसका नाम क्या है, देखिए ये ब्लैक कलर में आपको ये पर्वत श्रृंखला लंबी सी दिख रही है आपको, इसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रॉकी पर्वत श्रृंखला, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला ये है। देखिए अभी रात के बज रहे हैं 10:14 और लाइट आज फिर से ठीक उसी टाइम पे कट गई है। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रॉकी पर्वत श्रृंखला, और रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे मैंने बना रखी है। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी हाईएस्ट पीक को ब्लैक स्पॉट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो ये सबसे ऊंची चोटी है रॉकी पर्वत श्रृंखला की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो, माउंट एल्बर्ट। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी, रॉकी पर्वत श्रृंखला की। और किस देश में आपको मिलेगा, देख रहे हैं आप किस देश में है, यूएसए में मिलेगा आपको। तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। ध्यान रखना इस बात का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट देनाली या माउंट मैकिनले। अगर किसी खास पर्वत का जब पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रॉकी पर्वत का पूछ ले तो ऐसा नहीं कि हम माउंट देनाली बता दें, माउंट मैकिनले बता दें, नहीं, जिसका पूछेगा उसका तो हाईएस्ट पीक बतानी पड़ेगी ना। अब मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कॉस्केड पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और आप बता रहे हैं माउंट देनाली, तो भी तो सवाल गलत हो जाएगा ना। तो कॉस्केड पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, ये है। फिर आपको यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला दिख रही है छोटी सी, ये कनाडा में ही है, तो इसका नाम क्या है, मैकेंजी पर्वत। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया कि मैकेंजी पर्वत किस देश में है, तो यहाँ पर आपको देश कौन सा दिख रहा है, कनाडा। तो कनाडा में है मैकेंजी पर्वत। और आपसे रॉकी पूछे तो रॉकी तो दोनों देशों में है, कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। तो ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला। और एक थी कौन, माउंट सॉरी मैकेंजी पर्वत, ये कनाडा में आपको मिलेगा। फिर अगर आप, अभी तक तो हमने बात करी है यूएसए या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी साइड की तरफ, आप देख रहे हैं ना पश्चिमी साइड पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और इसकी खास वजह है, बहुत ही खास वजह है, वो किसी और दिन मैं आपको समझा दूंगा कि पर्वत श्रृंखलाएँ इसी साइड पर ज़्यादा विकसित क्यों हो पाई हैं। आपने देखा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इंडीज़ पर्वत श्रृंखला भी पश्चिम की साइड पर थी, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएँ इनकी पश्चिम साइड पर ही हैं। तो उसकी ख़ास वजह है, उसकी ख़ास वजह सिर्फ मैं अभी नाम बता देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको ये बता देगी कि पर्वतों का निर्माण कहाँ पर कैसे होता है। तो ये सिंपल सा जवाब है, हालांकि एक्सप्लेनेशन के लिए आपको किसी और दिन मैं समझा दूंगा, या इसी लेक्चर के लास्ट में अगर टाइम रहेगा तो हम समझ लेंगे इसको। फिर आप देख रहे हैं हम आ गए अगर
नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के ईस्टर्न साइड पे, अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, माउंट अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है तो यूएसए में, प्रॉपरली यूएसए में हमें दिख रही है, और ये बहुत प्राचीन है, मतलब ये जब भूभाग बना था उस दौरान की ये पर्वत श्रृंखला है, मतलब ये प्राचीन है। जिस तरीके से भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भी अपलेशियन पर्वत भी ठीक वैसी बहुत पुरानी है। और बाकी ये सब पर्वत श्रृंखलाएँ तो नवीन हैं, नवीन वलित पर्वत कहलाते हैं, ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और अगर हम अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे हाईएस्ट पीक बताने वाली है। तो माउंट मिशेल अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे तीर पहुँच के यहाँ पे आपको दिखा हो रहा है कि अपलेशियन की सर्वोच्च चोटी है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि अपलेशियन पर्वत अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे है, पूर्वी साइड पर है, और अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। अपलेशियन पर्वत एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये है, और अपलेशियन पर्वत का ही एक हिस्सा है जिसको कहते हैं ब्लू रिज पर्वत। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ब्लू रिज पर्वत किस देश में है, तो किस देश में आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको यूएसए में। तो ब्लू रिज पर्वत यूएसए में मिलेगा। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पर्वत और आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये, और ये क्या है, नार्टे डैम पर्वत श्रृंखला। तो ये नार्टे डैम पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है। तो हमने 3 पर्वतों को देखा यूएसए के पूर्वी साइड पर, एक अपलेशियन पर्वत, दूसरा उसी का हिस्सा है ब्लू रिज पर्वत, और उसके बाद है नार्टे डैम पर्वत श्रृंखला। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, समझ लीजिए। ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसके बाद क्या होता है, जब कई सारी नदियाँ जब इधर से आती हैं तो वो क्या करती हैं, इस पर्वत श्रृंखला से डायरेक्ट क्या करती हैं, गिरती हैं। और जब ये डायरेक्ट गिरती हैं तो फिर क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये अगर मान लीजिए पहाड़ों से, पर्वतों से डायरेक्ट ये पानी ज़मीन पे गिर रहा है, तो उसके नीचे क्या किया जाएगा, उसके नीचे अगर हम टरबाइन लगा दें तो वो पानी इसी टरबाइन पर गिरेगा, और पानी जब टरबाइन पर गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, और जब घूमेगा तो फिर क्या होगा, घूमेगा तो यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो अपलेशियन पर्वत के जो इस साइड पे ये वाला जो साइड है ना, ये बिजली उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अनुकूल स्थिति प्रदान कर देता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिजली का उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह है कि ये फ्री फॉल लाइन है, बेसिकली जो भी नदियाँ आती हैं वो फ्रीली गिरती हैं यहाँ पे, और इसीलिए टरबाइन को घुमाने के लिए बहुत अनुकूल स्थिति बन जाती है। तो ये भी आप एक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से अब पर्वत हैं। अब देखिए, ये बाउंड्री तो थी मैक्सिको और यूएसए को अलग कर रही है। यहाँ ऊपर हो गया यूएसए, ये हो गया मैक्सिको। तो आप देख रहे हैं 2 पर्वत श्रृंखला यहाँ पे आपको दिख रही हैं, एक तो ये, और इसका नाम क्या है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। नाम क्या है इसका, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल ये है पर्वत श्रृंखला, और उसके उत्तर साइड, उसके दूसरी साइड पे देखिए कौन सा है पर्वत, ये वाला है सियरा माद्रे ओरिएंटल। बस अंतर कहाँ पे है, एक है ऑक्सीडेंटल, दूसरा है ओरिएंटल। तो यहाँ पे हो गया सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और इस साइड वाला हो गया सियरा माद्रे ओरिएंटल। तो ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएँ आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको दोनों पर्वत श्रृंखलाएँ मिलेंगी मैक्सिको में। तो पर्वत श्रृंखलाएँ, उनकी हाईएस्ट पीक, ये आपने कर लिया। मुझे बताइए कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। कोशिश तो पूरी है कि आपको चित्र के माध्यम से वो सारी बातें बता दी जाएं, वो सारी चीज़ें दिखा दी जाएं जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहें तो इसका एक नोट्स बना सकते हैं प्रॉपरली, नहीं भी बना सकते हैं तो 1 2 3 बार लेक्चर देखेंगे, आराम से सारी बातें याद हो जाएंगी आपको।
और कोई दिक्कत आपको एग्ज़ाम में नहीं होने वाली है, ये गारंटी है इसकी। उसके बाद अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ध्यान से लेक्चर्स को देखते रहिए और लास्ट में इस पर आधारित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने अच्छे से लेक्चर को देखे थे या आपको कितनी बातें याद रह गई हैं। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को देखिए, है ना। जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं। एक पर्वत श्रृंखला हमने देखी, अलास्का के उत्तर में ब्रुक्स पर्वत है। दूसरा इसके साउथ में है और उसका नाम क्या है, अलास्का पर्वत श्रेणी। और इसी पर हाईएस्ट पीक मिलेगी आपको माउंट देनाली या माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद एक पर्वत आपको कनाडा में मिलेगा जिसका नाम क्या है, मैकेंजी पर्वत। ये प्रॉपर कनाडा में है। इसके अलावा ये तट के पास बिल्कुल आपको पर्वत श्रृंखला एक मिलेगी जो कनाडा से चली है, यूएसए तक आ गई है। उसका नाम है तटीय पर्वत श्रृंखला। और उसके बाद यूएसए में हम देख रहे हैं एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कॉस्केड पर्वत। और कॉस्केड पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर है। उसके बाद एक पर्वत श्रृंखला और यूएसए में दिख रही है हमें, सियरा नेवादा। तो सियरा नेवादा है। फिर कनाडा से एक पर्वत चली है और वो आ गई है यूएसए तक। उसका नाम क्या है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी। और उसी रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी यूएसए में आपको मिलेगी, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम अगर आ जाएं पूर्वी साइड पर यूएसए के, तो वहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला दिख रही है। ये इसका नाम क्या है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। एक पर्वत आपको यहाँ दिख रहा है, नॉर्टे डैम पर्वत श्रृंखला इसका नाम है, नॉर्टे डैम। तो ये पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद अपलेशियन पर्वत का ही एक हिस्सा है जिसको कहते हैं ब्लू रिज पर्वत। मैक्सिको में अगर हम देखें तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये दो पर्वत श्रृंखलाएं आपको मैक्सिको में नज़र आएंगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ना। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे एक और पार्ट हम कर लेते हैं। अभी जैसे आपने पर्वत देखा तो अब मैंने यहाँ पे पर्वतों के नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें अलग इन्फॉर्मेशन पढ़नी थी। दोबारा हम पर्वत के नाम नहीं लिख सकते। और पर्वत के नाम हम क्यों लिखेंगे, यहाँ पे आप बिना लिखे बताएंगे, है ना। तो ये देखिए पर्वत कौन सा था, अलास्का में है ब्रुक्स पर्वत। और इसके नीचे ये वाला कौन सा है, अलास्का पर्वत श्रेणी। अब देखिए ब्रुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत के बीच में एक पठार है। ये पठार आपको दिख रहा है। इस पठार का नाम क्या है, यूकॉन का पठार। तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछेंगे, यूकॉन का पठार किस देश में है। तो देश कौन सा है, ये अलास्का प्रांत किस देश का है, अलास्का प्रांत यूएसए का है। तो इसका मतलब यूएसए में है। लेकिन एक और सवाल पूछेगा, यूकॉन का पठार किन दो पर्वतों के बीच स्थित है। तो एक ऊपर है ब्रुक्स पर्वत और निचले की तरफ है, दक्षिण की तरफ है अलास्का पर्वत श्रेणी। तो याद रहेगा आपको यूकॉन का पठार कहाँ पे है, अलास्का प्रांत में है, ब्रुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत के बीच में है। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉकी पर्वत है। ये अभी मैंने आपको बताया ना, रॉकी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, माउंट एल्बर्ट। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पर्वत श्रृंखला है, ये कनाडा में है और इसका नाम क्या है, कोलंबिया का पठार। थोड़ा सा इसको कन्फ्यूज़न ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोलंबिया देश आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन कोलंबिया का पठार आपको मिलेगा कनाडा और यूएसए की बिल्कुल बाउंड्री के पास। तो कोलंबिया का पठार आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद आप देखिए ये है, अगर ये पर्वत आपको याद आ रहा हो, ये तटीय पर्वत श्रृंखला थी ये वाली। और यहाँ पे एक छोटा सा पर्वत ये दिख रहा है आपको, इसका नाम था कॉस्केड पर्वत। फिर ये था सियरा नेवादा। और उसके बाद इन रॉकी पर्वत और इन पर्वतों के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं ग्रेट बेसिन।
ये सवाल एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ग्रेट बेसिन किस देश में मिलेगा, बस सिंपल सा इतना ही कि ग्रेट बेसिन किस देश में अवस्थित है या किस देश में है। तो किस देश में आपको दिख रहा है, यूएसए में दिख रहा है, तो यूएसए में है। फिर इसी ग्रेट बेसिन में ही एक घाटी है जिसको कहते हैं मृत घाटी, डेथ वैली। नाम क्या है इसका, डेथ वैली। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है कि डेथ वैली किस देश में है, तो डेथ वैली किस देश में है, यूएसए में है। उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्न बिंदु, सबसे गहरा बिंदु अगर कोई है, मतलब सबसे निचला बिंदु कोई है, तो वो है मृत घाटी में। और विश्व का सबसे गर्म स्थान भी यहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। पर्यटक यहाँ पर इसको देखने के लिए काफ़ी जाते हैं, हालांकि इसके नीचे नहीं जाते हैं ना, नीचे जाएंगे तो फिर तो वो जल ही जाएंगे। सिर्फ इसके आसपास जाते हैं कि मृत घाटी कहाँ पर है, वो जाके देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर चले जाते हैं, वो तो पिघल जाएंगे या बिल्कुल जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अंदर नहीं जाते, नीचे घाटी में नहीं जाते, बस ये है कि बस देखने जाते हैं कि ये प्लेस है कहाँ पे और ऐसे चीज़ें। इसी ग्रेट बेसिन में ही एक आपको कैनियन मिलेगा, उसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन, अब सोच लो कि जैसे क्या है, मान लीजिए कोई नदी गुजर रही है ऐसे, और नदी क्या करती है, नदी क्या करती है, अपने आसपास की चीज़ों को, मिट्टी को, चट्टानों को काटते हुए जाती है। तो नदी अगर बहुत गहराई वाले हिस्से को काटते जा रही है ऐसे गहराई में, तो ये जो है ना, ये पहले तो अगर गहराई बहुत कम है तो उसको बोलते हैं गॉर्ज। अगर गहराई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसे नदी ने काट दिया है इस तरीके से, तो उसको हम बोलने लगते हैं कैनियन है ये। तो ये कैनियन है और उसका नाम क्या है, ग्रैंड कैनियन। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया कि ग्रैंड कैनियन किस देश में है, तो किस देश में है, ये आपको मिलेगा यूएसए में। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ये। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब ये नदी बना रही है तो ये नदी फिर कौन सी है, तो यहाँ से एक नदी गुजरती है, अभी हम लोग नदियाँ करेंगे। उस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी के ही रास्ते में ये ग्रैंड कैनियन पड़ता है। आ रही बात समझ में ना, हाँ। फिर यूएसए में आप देखिए एक पठार यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओजार्क का पठार। ओजार्क का पठार ये है। फिर यहाँ पर एक पठार है, यूएसए में ही है वो, ये भी, इसका नाम है एडवर्ड्स का पठार, एडवर्ड्स का पठार। फिर यहाँ पे एक पठार आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, कोलोराडो का पठार। ये कोलोराडो का पठार, इधर से नदी गुजरती है कोलोराडो नदी, तो कोलोराडो का पठार। एक मरुस्थल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये इनकी लोकेशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, उसकी वजह है कि जहाँ मुझे थोड़ा प्लेस मिला मैंने वहाँ बना दिया है, लेकिन कंट्री सही है ना। मतलब लोकेशन थोड़ा जैसे यहाँ बन गया तो हो सकता है ये यहाँ रहे, ऐसा। तो इसका नाम है एरिजोना मरुस्थल, यूएसए में आपको मिलेगा, एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। एरिजोना मरुस्थल किस देश में आपको मिलेगा, यूएसए में मिलेगा। फिर यहाँ पे एक ग्रीन कलर में आपको एक मरुस्थल दिख रहा है, यहाँ पे, ये, इसका नाम क्या है, मोजावे मरुस्थल। तो ये है मोजावे मरुस्थल। अब अगर हम मैक्सिको में आए, तो मैक्सिको के पहले ये दो पर्वत बताइए, ये वाला, ये तो था सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और ये है सियरा माद्रे ओरिएंटल। सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के बीच में एक पठार आपको मिलेगा, इस पठार का नाम क्या है, मैक्सिको का पठार। और फिर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के ही पश्चिम में आपको एक मरुस्थल मिलेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोनोरन मरुस्थल। तो ये सोनोरन मरुस्थल है, कहाँ मिलेगा आपको, मैक्सिको में मिलेगा, है ना। और यहाँ पे एक कनाडा में एक पठार मिलेगा जिसको कहते हैं कनाडियन शील्ड, ये कनाडियन शील्ड है। बात समझ में आ गई है, मैं एक बार मिटा देता हूँ आपको थोड़ा स्पष्ट दिख जाए दोबारा।
थोड़ा सा लेक्चर आज बड़ा हो गया है, बट कोई बात नहीं। बस ये है कि देखने वाले लोगों की संख्या कम है, कोई फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है। जो लोग देख रहे होंगे उनको लाभ तो हो ही रहा होगा। इन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, आपको किसी दिन समझ में आ जाएगा जब आप ये बनाना शुरू करेंगे। और अगर आप खुद से करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, उन उसके लिए बनाना, वो आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2-3 घंटे तो सिर्फ इसमें लग जाएंगे आपके कि ये निकालें इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ से। सो एक बार लेट्स बिगिन, फास्ट देख लेते हैं। यूकॉन का पठार आपको मिलेगा अलास्का प्रांत में, ब्रुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत श्रेणी के बीच में। कोलंबिया का पठार आपको मिलेगा कनाडा में, इधर रॉकी पर्वत है, इधर तटीय पर्वत श्रृंखला है, ये बीच में कोलंबिया का पठार। ये है ग्रेट बेसिन, और ग्रेट बेसिन आपको यूएसए में मिलेगा। ग्रेट बेसिन में ही आपको मिलेगी मृत घाटी, उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे निचला बिंदु है और विश्व का सबसे गर्म स्थान भी है। फिर यहीं ग्रेट बेसिन में ही आपको एक ग्रैंड कैनियन मिलेगा, ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, कोलोराडो नदी के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे एक मरुस्थल यूएसए में आपको दिख रहा है, मोजावे का मरुस्थल। ये है कोलोराडो का पठार। उसके बाद यहाँ पे है एडवर्ड्स का पठार, यहाँ पे है ओजार्क का पठार। ये एक मरुस्थल है जिसका नाम है एरिजोना मरुस्थल। फिर ये पर्वत श्रृंखला एक है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और इधर है सियरा माद्रे ओरिएंटल। बीच में है क्या? बीच में है मैक्सिको का पठार। और फिर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के वेस्ट साइड पर यहाँ पर आपको एक मरुस्थल मिलेगा, उसका नाम क्या है? सोनोरन मरुस्थल, ये मैक्सिको में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार देख लीजिए, लेकिन आप इन सब चीज़ों को समझ लीजिए। एक ही बार पढ़िए, एकदम सुनिश्चित हो जाइए कि हाँ, अब मेरा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से कंटेंट बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैं कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकता हूँ इस नॉलेज के बेस पे। तो बार बार एमसीक्यू माध्यम से अगर पढ़ते हैं आप तो मुश्किल है। एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, उसके बाद खूब एमसीक्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात और, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये लेक्चर के बारे में या इस चैनल के बारे में बताइए, उनका भी सब्सक्राइब, मतलब उनके भी मोबाइल में आप सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये परिवार बड़ा होता रहे और आपको चीज़ें समझ में आए, आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आए, उनको भी सीखने को मिले, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो। ठीक है, ओके।